सर आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई एएस कॉस्टिंग स्टार्ट हो रही है हमारी। हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक ब्रेक इवन ये चल रहा था लास्ट क्लासेस के अंदर, और अब काफी क्लासेस गुजरने के बाद उसका टेस्ट भी हो गया। टेस्ट के रिजल्ट के बाद हम ये सोचेंगे कि वापस से एक और टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो खैर हम बाद में सोचेंगे। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना शुरू किया था, तो उस वक्त मैंने आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियरली बताई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत सारी ब्रांचेस है। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा नहीं कि एक टॉपिक है कोई, वो बहुत सारे सब टॉपिक्स को मिलाकर है, जिसमें से एक टॉपिक हमने सीवीपी एनालिसिस कवर कर लिया। सीवीपी एनालिसिस यानी जो ब्रेक इवन एनालिसिस था। नाउ आफ्टर दिस ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस टॉपिक, अभी हमारे पास और दूसरे एरियाज भी, जो हम वन बाय वन करके अब चीजें कंप्लीट करते रहेंगे। लेकिन आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि ब्रेक इवन के क्वेश्चंस के अंदर भी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, देखा होगा, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे कि अगर ऐसा हो जाए, ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये चेंज हो जाए तो ब्रेक इवन कितना हो जाएगा। तो ये चीज है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस का पार्ट है बेटा, सही है ना। सीवीपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, तो उसमें आपने माइंड में ये अज्यूम कर लेना है कि ये जो चीजें हैं ये अलोंग विद द टॉपिक आती रहेंगी, क्योंकि प्योरली 30 मार्क का क्वेश्चन किसी एक सिंगल टॉपिक पे वो नहीं देगा, उसको मल्टीपल चीजें टेस्ट करनी है आपसे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन साथ साथ टेस्ट होते रहेंगे, कीप दिस इन माइंड। तो अभी भी हम जो टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर भी होगा। तो आज जो हम टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना, उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अगेन मेजर टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग ही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो उसका सब टॉपिक है, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। Now, what is limiting factor analysis? Before I start, जरा जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा जितने भी क्लास देख रहे हैं, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने नेम्स भी मेंशन कर दीजिए, और पहले ही बता दीजिए कोई ऑडियो वीडियो में इशू हो रहा हो तो बेटा। Now, before I start the limiting factor analysis, first of all बताना पड़ेगा, जरा इंट्रो देना पड़ेगा इस टॉपिक के बारे में, क्या कि ये टॉपिक क्या है। याद करो, जब मैंने तुम लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ाया था, तो उस वक्त दोनों की कंपैरिजन की थी, और दोनों की कंपैरिजन करते वक्त बताया था कि यूजुअली मैनेजर्स को मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा पसंद होता है। याद आ रहा है? यूजुअली मैनेजर्स को मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा पसंद होता है। वजह इसकी ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्प करता है। अब कैसी डिसीजन मेकिंग? समटाइम्स होता ऐसा है कि आप फैक्ट्री चला रहे हो, प्रोडक्शन हो रही है, लेबर भी अवेलेबल है, डिमांड भी है, पैसे भी हैं, कैपेसिटी भी है, सब है, मटेरियल नहीं है, मटेरियल शॉर्ट है। अब मटेरियल शॉर्ट है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अब मैं बनाता हूं 4 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए बी सी डी, और इत्तेफाक की बात है चारों प्रोडक्ट में सेम मटेरियल यूज होता है। अरे बस समझ में, 4 प्रोडक्ट बनाता हूं और चारों प्रोडक्ट में सेम मटेरियल यूज होता है, लेकिन अब मटेरियल मार्केट में क्या है? शॉर्ट है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर दिमाग में आएगा ना कि सर कौन सा प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ए बनाऊं, बी बनाऊं, सी बनाऊं या डी बनाऊं, किसको पहले करूं सेटिस्फाई? सवाल आएगा। ऐसा ही है भाई। तो एक आसान सा जवाब आएगा, सर प्रॉफिट देख लें, सिंपल। आप प्रॉफिट देख लें, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको बनाए। नॉर्मल दिमाग यही बोलेगा, लेकिन हम तो कॉस्टिंग वाले लोग हैं,
हम तो प्रॉफिट पे नहीं सोचते, और स्पेशली मार्जिनल कॉस्टिंग वाले लोग तो बिल्कुल भी प्रॉफिट का नहीं सोचते, वो तो कंट्रीब्यूशन का सोचते हैं, क्योंकि उनके नजदीक तो फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट है। प्रॉफिट के अंदर तो फिक्स कॉस्ट भी माइनस हुई होती है ना, तो हमारे नजदीक तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी वाली कोई चीज है ही नहीं, हम तो कंट्रीब्यूशन वाले लोग हैं। लेकिन यहां पे कंट्रीब्यूशन पे भी फैसला नहीं होगा। ये कैसी बात है सर? मार्जिनल कॉस्टिंग के तो फैसले इसी पे होते हैं, कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। लेकिन बेटा वो नॉर्मल सिनेरियो में, जब हर चीज नॉर्मली अवेलेबल हो, हर चीज आपके पास मौजूद हो, तब तो ठीक है आप कंट्रीब्यूशन के ऊपर फैसला कर ले, समझ आता है। लेकिन अभी मैंने कंडीशन क्या लगाई है स्टार्ट में, मटेरियल क्या है, शॉर्ट। एक चीज इस वक्त शॉर्ट है, और जो चीज शॉर्ट होती है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग की जबान में उसे बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यही चीज लिमिट कर रही है ना आपकी प्रोडक्शन को, वरना तो हर चीज है आपके पास, लेबर भी है, पैसा भी है, मशीन भी है, सब है। मटेरियल नहीं है इस वक्त, तो मटेरियल इज योर लिमिटिंग फैक्टर राइट नाउ। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार लेबर लिमिटिंग फैक्टर होगा, कभी कभार मशीनरी लिमिटिंग फैक्टर होगा, कभी कभार सेल्स डिमांड लिमिटिंग फैक्टर होगी, कुछ भी हो सकता है। मेरी एग्जांपल में मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर। तो अब फिर क्या करें? आप बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन पे भी फैसला नहीं कर सकते, आप बोल रहे हैं प्रॉफिट पे भी फैसला नहीं कर सकते, तो फैसला फिर किस चीज पे करेंगे? फैसला होगा इस बार कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे। यानी जो चीज आपको लिमिट कर रही है, मटेरियल आपको लिमिट कर रहा है ना इस वक्त, तो यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल हमें ये सिखाते हैं कि आज हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं मटेरियल प्रोडक्ट ए में इस्तेमाल करता हूं, या बी में इस्तेमाल करता हूं, या सी या डी में इस्तेमाल करता हूं, तो उसमें से मुझे सबसे ज्यादा फायदा मटेरियल के हिसाब से कौन दे रहा है? क्योंकि इस वक्त कौन सी चीज शॉर्ट है? मटेरियल। तो मुझे इतनी इन डेप्थ डिसीजन मेकिंग करनी है। हालांकि चाहता तो कंट्रीब्यूशन करके फैसले कर लेता, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। इधर और डिटेल में मैं जाऊंगा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर फैसला करूंगा। कैसे होगा थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे, मैं स्टेप्स लिख पाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं तो अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने लगे? इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अभी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि पहले वो आपसे सिंपल सिंपल सा स्वीट सा कंट्रीब्यूशन निकलवाएगा सारे प्रोडक्ट का, फिर वो आपको एक कंडीशन दे देगा। क्या कंडीशन दे देगा? कि ये शॉर्ट है, वो अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा आप प्लान बना के दो मुझे, ऐसा प्लान बना के दो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने, वो सारे स्टेप्स आप सब लोग लिख लें मेरे साथ। फिर डायरेक्टली इसको हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन, उसी में आपको समझाएंगे डायरेक्टली कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो पहले सब लोग स्टेप्स लिख लें, जो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। नहीं है ना? उसमें सिखाऊंगा रिवीजन के टाइम पे। आप इससे पढ़ाने नहीं सारे टॉपिक्स अभी मुझे। स्टेप 1, नहीं
ये 6 स्टेप्स हैं बेटा. These are the 6 steps which you all need to follow in a limiting factor question. जब कभी भी लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, ये 6 स्टेप्स वो आपसे यूजुअली पूछेगा. हाँ, लेकिन इतना याद रखना है, जरूरी नहीं है कि वो एक एक करके सारे स्टेप्स पूछे. हो सकता है क्वेश्चन में वो डायरेक्ट ये पूछ ले, तो स्टेप 5 एक प्रोडक्शन प्लान बना दो मुझे, तो स्टेप 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 से लेकर 4 करने ही पड़ेंगे, वरना 5 कैसे करोगे? अरे बात समझ में. इसी तरीके से अगर स्टेप 6 डायरेक्ट पूछ लेता है वो आपसे, तो भाई स्टेप 1 से 5 करना ही पड़ेगा. तो बिल्कुल बचकाना अंदाज में नहीं पूछेगा हर बार वो. आपने थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि उसने मुझसे क्या चीज पूछी है. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर सारे ही स्टेप्स करने होंगे. बहुत थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर इसने आपसे सिर्फ रैंकिंग तक काम कराया होगा या सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक काम कराया होगा. तो बहुत कम वो ऐसे क्वेश्चन होंगे. ज्यादातर क्वेश्चन में ये सब कुछ ही करवाता है. तो स्टेप्स लेके फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पास्ट पेपर्स का. नया टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हुआ है मार्जिनल कॉस्टिंग का, लिमिटिंग फैक्टर. सो लेट्स बिगिन. जी भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, वन मोर टाइम आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू if there is any query, is there any question, so you may ask. अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम हुई है लेक्चर में पूछ लीजिए. ये अब हम डायरेक्टली अपना पास्ट पेपर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. जी भाई, ये उसके अंदर कॉस्टिंग में अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगाओ, ये सब टॉपिक्स वगैरह तोड़ ताड़ के 7 या 8 या 9 इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली इतना. मतलब आप समझ लो 50% कोर्स डन है हमारा अभी तक. 50% कॉस्टिंग का कोर्स बाकी है. ये हार्डली मैं जनवरी के एंड तक पूरा करा दूंगा. फिर इसके बाद रिवीजन. सिर्फ पास पेपर्स हो रहे होंगे, यानी रैंडमली मैं ईयर खोल रहा हूँ, उसमें टॉपिक आ रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहा होगा कॉस्टिंग का, हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे. ये चक्कर होगा. चलें जी, तो स्टार्ट लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटिंग फैक्टर. सो अकॉर्डिंग टू योर इंडेक्स, ये है आपका पेज नंबर 327 पे बेटा. टॉपिकल पास पेपर में दिस इज पेज नंबर 327. पेज नंबर 327 पे आ जाइए सब लोग. जिसके पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं होने ही चाहिए. अगर किसी के पास अभी तक नहीं है तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल बेटा परचेज कर लीजिए. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आइडियल क्वेश्चन फॉर लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन टॉपिक, बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड दैट इज ब्लू स्काई इज लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर लिमिटिंग फैक्टर, मई जून 2012, पेपर 21. पेज नंबर 327 पे ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू, टॉपिकल पास पेपर्स ये आपके सामने होने चाहिए. अकाउंटिंग फॉर लिमिटिंग फैक्टर्स, पेज नंबर 327, ब्लू स्काईज लिमिटेड. ये क्वेश्चन सब लोग अपने सामने रखें. क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करता हूं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू स्काईज लिमिटेड. पेज नंबर 327, टॉपिकल पास पेपर. जी कहाँ पे? हाँ, सी है, सी है. ये ऐसा हो गया है. ये टॉपिकल पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है और ईयरली इसका रेफरेंस है मई जून 2012, पेपर 21. मई जून 2012, पेपर 21. तो बेटा सब लोग अपने सामने क्वेश्चन रखें, फिर हम स्टार्ट लेते हैं. बस ये स्टेप्स हैं सीधे सीधे. इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा. चलें जी, ये स्टेप्स होपफुली आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे अभी तक. ठीक है. नहीं लिखे हैं तो खैर अभी मैंने नोट तो करा दिया है, लेक्चर में आई गया है. क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू स्काई लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप्स ऑफ टेंट, बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली. यानी ये प्रोडक्ट के नेम्स हैं. ठीक है. ये लोग टेंट बनाते हैं.
द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फोरकास्ट डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2013। तो आपको बेटा सबकी फोरकास्ट डिमांड बताई हुई है। बीच के कितने यूनिट्स बनाने हमें? 30,000, एक्सप्लोरर के 40,000 और फैमिली के 24,000, ऐसे ही है। अब इसमें उसने आपको सबकी सेलिंग प्राइस, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, उसकी डायरेक्ट मटेरियल, ये सब दिया हुआ है, जो डेटा एक टिपिकल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है। नाउ नीचे क्या लिखा हुआ है? द सेम वाटर प्रूफ मटीरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच टेंट, यानी सारे टेंट्स में एक ही जैसा मटेरियल यूज होता है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एस्टिमेटेड टू बी $6 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब आपको डेटा इस तरीके से दिया जा सकता है ना, जरूरी तो नहीं हर बार पर यूनिट दे, पर स्क्वायर मीटर, पर केजी, पर लीटर, डिपेंड करता है ना कि आपको मटेरियल कैसे। अब कपड़ा है तो कपड़ा स्क्वायर मीटर में ही मेजर होता है, तो इसलिए इसने आपको डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि इसका जो टेंट का जो मटेरियल है वो कितना है, तकरीबन $6 पर स्क्वायर मीटर, ये इसका रेट है। यानी ये हम मटेरियल बाहर से इतने का खरीदते हैं। Fixed costs for the year ending 30th April 2013 are estimated to be 35,000 यानी 3.5 million। रिक्वायर्ड, सबसे पहले पार्ट ए में उसने आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोडक्ट। दूसरे में उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन फोरकास्ट डिमांड। बेटा पार्ट ए में, A1 में और A2 में लिमिटिंग फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या इसने ऐसी बात करी है कि मटेरियल शॉर्ट है? कहीं अभी तक बात करी उसने? कुछ भी नहीं करी ना, तो अभी खुद से अज्यूम नहीं करना। पहले एक दो पार्ट ही आपको करता है इस तरह से अवार्ड। सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, मार्क उठा लो, 10 मार्क तो ऐसे ही मिल गए तुम लोगों को बैठे बैठे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे इन पार्ट्स के अंदर अभी हमें लिमिटिंग फैक्टर सेक्टर का कुछ नहीं सोचना, तो उसने डायरेक्टली हमसे पार्ट A1 में क्या मांगा है? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, राइट? फोरकास्ट डिमांड तो दी हुई है ना उसने पहले से ऊपर, देखो फोरकास्ट डिमांड के हिसाब से हम टोटल निकाल लेंगे। तो अभी तो हम पार्ट A1 कर रहे हैं ना, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो बेटा हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, राइट? क्या क्या नाम है? बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली, ऐसे ही है बेटा। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप सब लोग निकालना जानते हैं। सबसे पहले इन सब की सेलिंग प्राइस मैं लिख दूं यहां पे। बीच की सेलिंग प्राइस क्या है बेटा? बीच की सेलिंग प्राइस है $70, एक्सप्लोरर की 130 और फैमिली की 200। सही हो गया। अब इसमें से मैं सिंपल क्या कर दूंगा? लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट उसने मुझे दी हुई अलग अलग करके, एक रॉ मटेरियल, एक लेबर, डायरेक्ट लेबर, और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड्स। सही। रॉ मटेरियल बताओ बेटा, रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास? 30। डायरेक्ट लेबर कितना है? 8। और वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 6। तो ये सारी चीजें लेस हो जाएंगी बेटा। 70 में से ये सारी वैल्यूज लेस हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा? 26। दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 26। सेम इसी स्टाइल में आप लोग बाकी का भी कर लें। जी बेटा, क्योंकि अगर आप टेबल नहीं बनाओगे ना, तो ये आपको सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेंगी। अगर टेबल बना लेते हो तो ये एक ही बार लिखना पड़ता है ना। फॉर्मूला बना रहे हो, इससे इक्वेशन बना रहे हो, कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन यूजुअली अकाउंटिंग के अंदर यूं दी जाती है, वर्टिकल फॉर्मेट में। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है जो आप कर रहे हो। तो करें बेटा, फिल करें बाकी, शाबाश। एक्सप्लोरर और फैमिली कैलकुलेट करके दें। जैसे बीच कैलकुलेट हुआ है वैसे एक्सप्लोरर और फैमिली भी कैलकुलेट होगा।
बताएं अभी क्या आ रहा था, 48 और ठीक। दिस इज पार्ट A1 डन। नाउ फॉर पार्ट A2 हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट ना। पार्ट A2 में वो आपसे मांग रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। अच्छा, जब बात टोटल की होगी ना बेटा, तो फिर आप ये 3 कॉलम तो बनेंगे ही, लेकिन इनके साथ साथ एक टोटल का भी कॉलम बनेगा। बीच, एक्सप्लोरर, फैमिली और टोटल। ठीक है, अब यहां पे वी विल स्टार्ट विद दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा सबका आपका क्या आ रहा है, एक का 26, एक का 48, एक का 60, और इसमें टोटल अभी नहीं, क्योंकि ये तो पर यूनिट है ना। अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिमांड। क्या क्या डिमांड थी, बीच के कितने यूनिट्स थे, 30,000 थे। एक्सप्लोरर के कितने यूनिट्स थे, 40,000, और इसके 24,000। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इन सब का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा। ये कितना है, मल्टीप्लाई बाय करो। ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय 30, 40 मल्टीप्लाई बाय, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बताएं क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा साथ साथ करते रहे, बताएं भाई वैल्यूज बताएं। एक मिनट ना, जी भाई बताएं कितना आ रहा है, 780,000 ये आ रहा है बीच का। फिर 48 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 192 और 4 जीरोस, ठीक है, 144,000। अब बेटा इन सबको ऐड करना है और यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन लिखना है। इन तीनों को ऐड करके टोटल में टोटल कंट्रीब्यूशन भी लिखे, पूरी कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है। फोर वन फोर और फिर 4, ठीक है बेटा। अच्छा अभी आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट सवाल में आपको दी हुई है, सवाल में अगर आप देखें नोट किया होगा आपने 3500,000 दिया हुआ था। अब जब आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट, क्योंकि उसने आपसे प्रॉफिट भी मांगा है, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है प्रॉफिट, कैलकुलेट कर।
कितना प्रॉफिट बन रहा है भाई? हाँ भाई, कितना प्रॉफिट बन रहा है? 640,000। 640,000 सही है। ये आपका पार्ट ए हो गया कंप्लीट। यानी अभी तक तो उसने लिमिटिंग फैक्टर का कुछ पूछा ही नहीं है हमसे, सिंपल सी कैलकुलेशन करवाई, एक पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मांगा था वो निकाल लिया हमने, और साथ साथ फिर उसने टोटल में मांग लिया। अच्छा, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये आगे क्या करने वाला है आपके साथ। अब ये आपको बोलेगा कि कोई चीज हो गई है शॉर्ट, मटेरियल, जो टेंट का मटेरियल है ना, ये हो गया शॉर्ट, और अब आप लोग बताओ कि क्या करना चाहिए, कौन सा टेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, ज्यादा या कम। डिमांड आपके सामने है, बीच की डिमांड कितनी है? 30,000, इसकी 40,000, इसकी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपको कौन सा टेंट पहले प्रोड्यूस करना है, फिर सेकंड पे कौन सा प्रोड्यूस करना है, फिर थर्ड पे कौन सा प्रोड्यूस करना है। इसको कहते हैं रैंकिंग। तो इसलिए अब ये आपसे काम करवाएगा लिमिटिंग फैक्टर का। तो पहले इसने आपसे ये वाला काम करा लिया, अब आपसे ये थोड़ी सी चेंजेस करवाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं आगे वो हमसे क्या बोलना चाह रहा है। पार्ट ए डन। नाउ पार्ट ए के बाद देखें क्या लिखा हुआ है। देयर इज ओनली वन सप्लायर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वाटरप्रूफ टेंट मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। सिर्फ एक ही मटेरियल सप्लायर मौजूद है जो वाकई में हमें वो वाली क्वालिटी सप्लाई करता है। They have informed Blue Skies that the maximum amount they can supply in the year will be 546,000 square meters। यानी ये इन लोगों की मैक्सिमम इस वक्त सप्लाई हो सकती है, सप्लायर ने हमें बता दिया, इससे ज्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे। जरा आप सब लोग कैलकुलेटर खोलें जल्दी से, मुझे तीनों के यूनिट्स प्लस करके बताएं कितना बनता है टोटल यूनिट्स। 30, 40 और 24 कितना बनता है? 94,000 यूनिट्स हमें बनाने। और क्या लिखा हुआ था कि आपके एक यूनिट कितने का पड़ता है? 6 स्क्वायर मीटर का आपको, यानी $6 का एक स्क्वायर मीटर आपको पड़ता है, राइट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, यहां पे रॉ मटेरियल आप कितना यूज कर रहे हो? 30, राइट। एक स्क्वायर मीटर अगर $6 का है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच के अंदर कितना स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हो रहा है? 5 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स भाई, एक स्क्वायर मीटर $6 का है, बीच के अंदर $30 का मटेरियल यूज हो रहा है, तो 5 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 बनता है। तो इससे हमने यह अंदाजा लगा लिया 5 स्क्वायर मीटर यूज कर रहा है बीच। एक्सप्लोरर 36 यानी 6 स्क्वायर मीटर यूज कर रहा है। फैमिली 54 यानी 9 स्क्वायर मीटर यूज कर रहा है एक यूनिट के अंदर, राइट। तो आप अपने पास कैलकुलेटर उठाइए और जस्ट अपने पास, कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, कैलकुलेट कीजिए जरा। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 30,000 से, 1.5 लाख बनेगा। 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 40,000 से, 240 बनेगा। और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 24,000 से, तो तकरीबन इतना बनेगा। और सबको टोटल करके बताइए, सबके टोटल मटेरियल की रिक्वायरमेंट अब मुझे करके बताइए कितनी बनती है। तकरीबन टोटल आपको कितना मटेरियल चाहिए, ताकि मैं सिर्फ समझा सकूं कि लिमिटिंग फैक्टर कैसे नजर आया, हमें कैसे पता चला कि मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 30,000 से, 1.5 लाख आया। 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 40,000 से, 2,40,000 आया। और 9 को आपने मल्टीप्लाई किया 24,000 से, तो 2,606,000 स्क्वायर मीटर की जरूरत है हमें। और सप्लायर क्या बोल रहा है, कितने कर सकता है? 546,000। प्रूफ कि मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर। प्रूफ स्टेप नंबर 1 फाइंड कर लिया हमने कि यहां पे इस सवाल के अंदर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मटेरियल है। तो अब पूरा सवाल मटेरियल के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वरना आगे की डिसीजन मेकिंग कैसे करूंगा। तो वैसे तो खैर ऑब्वियस था, नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभार वो आपके साथ ट्रिक कर सकता है, हो सकता है लेबर भी दे दे, हो सकता है मटेरियल भी दे दे। तो आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या चीज हमारे पास शॉर्ट है। जो चीज शॉर्ट है वही लिमिटिंग फैक्टर है। तो इस सवाल में इट्स वेरी क्लियर कि मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर।
नाउ सर व्हाट टू डू, तो लेट्स सी क्या एग्जामिनर हमसे डिमांड कर रहा है। सबसे पहले उसने क्या मांग लिया बेटा, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूस। व्हाट इज दिस स्टेप, क्योंकि स्टेप 2 तो आपसे करवा चुका ऑलरेडी, तो इसने आपसे स्टेप 3 पूछ लिया, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की जगह वर्ड क्या यूज कर लिया उसने, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि मटेरियल इज द लिमिटिंग फैक्टर, तो उसने स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपसे पूछ लिया। तो बड़ा आसान है, कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है और हाथ के हाथ हमने अभी स्क्वायर मीटर भी निकाल लिए हैं। हर मटेरियल में कितना यूज हो रहा है, बीच के अंदर 5 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है, एक्सप्लोरर में 6 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है, फैमिली में 9 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है। तो हमें स्क्वायर मीटर तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, सिंपल। अब हमें क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन को इससे डिवाइड करना होगा, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसको इससे डिवाइड करना होगा। कैसे करते हैं, ये स्टेप्स में इरेज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये स्टेप्स आप लोगों ने अपने पास लिख लिए होंगे होपफुली। फिर इसी बेसिस पे रैंकिंग होगी, इसी बेसिस पे प्रोडक्शन प्लान भी बनेगा और आगे जाके कंट्रीब्यूशन भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा। तो चलें भाई देखें, पार्ट बी क्या मांगा है उसने हमसे, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, राइट, या जिसे हम अपनी जबान में बोलेंगे पर लिमिटिंग फैक्टर। अगेन कितने यूनिट्स हैं, तीनों के नाम लिखने होंगे, बीच, एक्सप्लोरर एंड फैमिली। सबसे पहले इन सब के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लेते हैं अपने पास, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं पार्ट ए में। 26, 48, 60, 26, 48, 60। अब इन सब के स्क्वायर मीटर भी निकाल लेते हैं, सारे प्रोडक्ट। कैसे पहचाना हमने स्क्वायर मीटर, ये कितना यूज कर रहा है मटेरियल, $30, और एक मटेरियल एक स्क्वायर मीटर कितने का है, $6 का। तो हमें पता चल गया कि ये 5 स्क्वायर मीटर यूज कर रहा है, यहां लिख देते हैं हम 5। ये 36 है तो 36 डिवाइड बाय 6, 6। ये 54 है तो 54 डिवाइड बाय 6। Now what you simply has to do is divide it. Contribution per square meter, contribution per square meter, contribution divided by square meter, contribution divided by limiting factor। बताइए वैल्यूज। ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो हमारा स्टेप 3 है, ये आ गया आपके पास। बताइए कितना आ गया, ये आ गया 5.2, ये आ गया 8 और ये आ गया 6 पॉइंट। सही है, सही है, ठीक है। अब बेटा आपको समझ में आएगा ये हमने क्यों किया। अगर थोड़ी देर के लिए ये वाली वैल्यूज भूल जाते हैं और आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहिए, तो किसको ज्यादा रैंकिंग दोगे, फैमिली को। सीधा सीधा फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो तुम सब लोग बोलोगे सर फैमिली को सबसे पहले बनाना चाहिए। फिर दूसरी बारी किसकी है, एक्सप्लोरर की है। सिर्फ इनको देखो ऊपर वाली वैल्यूज को, तो सिर्फ फिर एक्सप्लोरर की, और फिर आखिरी बारी किसकी है, ऐसे ही है। लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूं तो सबसे पहली बारी किसकी है, एक्सप्लोरर की है। डिसीजन बदल गया ना। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, कि जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो फिर डिसीजन मेकिंग इतनी सिंपल नहीं होती, कि हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे अंदाजा लगाना है। यानी अब जब मैं इसकी रैंकिंग करूंगा ना, हालांकि मांगी नहीं है उसने, लेकिन हम साथ साथ कर लेंगे रैंकिंग भी। रैंकिंग के हिसाब से एक्सप्लोरर विल बी माय फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। इसकी पूरी डिमांड पूरी करूंगा, जितने भी यूनिट्स बनाने, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा नफा दे रहा है मटेरियल पे। मुझे अभी मटेरियल के हिसाब से सोचना है। फिर दूसरी बारी है किसकी, सेकंड में इसको दूंगा रैंक,
और आखिरी में कुछ बचा मेरे पास बनाने को तो मैं बनाऊंगा बीच. This is how ranking is done. So ranking is based on not on contribution only. Ranking is based on contribution per limiting factor. Contribution per limiting factor जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा रैंकिंग मिलेगी, उसको फर्स्ट रैंकिंग मिलेगी. यहां तक करें फिर आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, क्या है इसके बाद C. Using the quantity of material that is available for production, calculate the number of each type of tent that should be produced so that the total profit is maximized. वही प्रोडक्शन प्लान. पार्ट सी में उसने आपसे मांगा है प्रोडक्शन प्लान, तो निकालते हैं प्रोडक्शन प्लान. ठीक है, उसको यहीं रहने देते हैं. ये वाला पार्ट मैं अब इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको एज ही रहने देते हैं. इधर हम बनाएंगे प्रोडक्शन प्लान. पार्ट सी प्रोडक्शन प्लान हमसे बोल रहा है कि कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं गिवन क्वांटिटी में. बेटा इसका एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट से अभी हम ये करेंगे ना, प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, हमेशा आप प्रोडक्शन प्लान ऐसे ही बनाओ. सीख लो, इस वाले क्वेश्चन में सीख लोगे प्रोडक्शन प्लान कैसे बनता है. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अवेलेबल क्वांटिटी. सप्लायर ने बेटा कितना बोला, कितना मटेरियल दे सकता है वो हमें? 546,000 स्क्वायर मीटर, राइट? ऐसे ही है. सो वी विल ऑलवेज राइट ऑन टॉप आर अवेलेबल स्क्वायर मीटर, कि अपने पास अवेलेबल कितना है. अब अकॉर्डिंग टू आवर पार्ट बी, रैंकिंग के हिसाब से सबसे पहली रैंकिंग किसको मिली है? एक्सप्लोरर. तो सबसे पहले डिजर्व एक्सप्लोरर करता है, तो सबसे पहले बेटा मैं बनाऊंगा एक्सप्लोरर. और एक्सप्लोरर के यूनिट्स कितने हैं बेटा? 24,000. उसकी क्वांटिटी कितना? 40,000 यूनिट्स इसके बनेंगे. और हर यूनिट में कितना स्क्वायर मीटर इस्तेमाल होता है? ऐसे ही है. तो 40,000 में जब 6 स्क्वायर मीटर यूज हो जाएगा एक्सप्लोरर बनने में, तो 240 स्क्वायर मीटर में यूज कर लूंगा. एग्रीड? तो कितना बचेगा? ये डिमांड इस पर नहीं इफेक्ट पड़ी. एक्सप्लोरर तो बीच और फैमिली से कम ही है. ये तो आपको फोरकास्ट दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम अज्यूम ये करेंगे कि ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम. 306,000 इज अवेलेबल, राइट? ये अभी अपने पास और बच गया है. अब सेकंड बारी किसकी है बेटा? फैमिली की है. फैमिली की बारी सेकंड है. तो अब सेकंड डिमांड इसकी कितनी थी फैमिली की? सेकंड बनेगा फैमिली. फर्स्ट बन गया एक्सप्लोरर. अब फैमिली के अंदर कितने यूनिट्स थे? 24,000 यूनिट्स थे. और उसमें एक यूनिट में इस्तेमाल हो रहा था कितना स्क्वायर मीटर? याद आ रहा है सबको? ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए. 24 इंटू 9 कितना हो गया भाई? 16,000 और यूज हो गया. अब कितना अवेलेबल रह गया बेटा? नाउ हमारे पास अवेलेबल मटेरियल, अवेलेबल बैलेंस की जगह वर्ड यूज कर लेते हैं मटेरियल. कितना रह गया? 90,000 ना, 90,000 स्क्वायर मीटर बेटा अपने पास रह गया. अब आखिरी बारी किसकी है? बीच की. अब बीच के टोटल यूनिट्स बनाने कितने हैं बेटा अपने को? 30,000 बनाने हैं, लेकिन 30,000 बन नहीं सकते क्योंकि 30,000 इंटू 5 150,000 होता है. क्या आपके पास 150,000 मटेरियल है? सर ये तो है ही नहीं. अब जितने बन सकते हैं उतने ही बनाएंगे ना भाई.
तो कितने बन सकते हैं? सिंपल, 90,000 को डिवाइड कर दो 5 से, क्योंकि बीच के अंदर एक यूनिट में कितना इस्तेमाल हो रहा है? 5 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है। तो आपके पास बचा कितना है अभी? 90,000 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपको कितने यूनिट्स बनाने। तो बताएं कितने बनेंगे? 18,000। यानी मैं यहाँ पे 90,000 को डिवाइड कर दूंगा किससे? 5 से। सो यहाँ पे मेरे कितने यूनिट्स बनेंगे? 18,000 यूनिट्स बनेंगे, और यहाँ पे मेरा सारा ये 90,000 भी यूज हो जाएगा। अल्टीमेटली एंड में बचेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लान। समझ आया बेटा? हमेशा ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे आप लोग। आखिरी वाले के साथ हमेशा क्या करेंगे कि जितना मटेरियल है उसको डिवाइड कर देंगे, उसके अंदर कितना इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्शन प्लान बना ले, फिर आखिरी पार्ट भी कर लेते हैं, लास्ट स्टेप, टोटल कंट्रीब्यूशन अब कितना होगा अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, हमें कितना फायदा होने वाला है। सो पार्ट डी फिर हम करते हैं इसको। ये करें कॉपी आराम से आप लोग। This is our production plan. Part C. अच्छा, अब इसकी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करता हूं कि जब ये बना लो ना, तो एक समरी बना लिया करो फिर एंड में, क्योंकि कभी कभार फिर इससे कंफ्यूजन हो जाती है कि कितने के किसके कितने यूनिट्स बने। तो इट्स बेटर दैट ऑलवेज यू शुड राइट प्रोडक्शन समरी। प्रोडक्शन समरी में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बीच, एक्सप्लोरर और फैमिली। बीच के कितने यूनिट बनाए अभी आपने? 18,000 यूनिट्स। एक्सप्लोरर के पूरे बने 40,000 यूनिट्स, और फैमिली के भी पूरे बने। इससे क्या होगा कि आगे वाला जो अभी आपका पार्ट है ना, उसमें एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। वरना आगे वाले पार्ट में अक्सर बच्चा पुराने यूनिट्स ले जाता है जो सवाल के अंदर दिए हुए होते हैं। तो इस प्रोडक्शन समरी से आप आगे वाले पार्ट्स के अंदर एरर करने से बच जाओगे। तो इस तरह से एक प्रोडक्शन समरी बना लिया करो। पहले प्रोडक्शन प्लान बना लिया करो, फिर ऐसे एक प्रोडक्शन समरी बना लिया करो कि भाई हमारा ये एक एडवाइस है कि कंपनी को इतने यूनिट्स बनाने चाहिए। हो सकता है बनेंगे ही नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नहीं, फिर लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन ही नहीं है वो। कभी कभार ऐसा जरूर हो सकता है कि 3 में से बने ही 2, तीसरे के लिए बचे ही नहीं कुछ। ऐसा भी हो सकता है, दूसरा भी अधूरा बने, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की नेचर पे। चले जी, हो गया। अब इस पार्ट पे आता हूं मैं, और आगे वाला पार्ट पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं कि हमसे क्या मांग रहा है। पार्ट डी में ये बोल रहा है, यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज दैट इज अवेलेबल, प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट। यानी वही जो अभी मेरा आखिरी पार्ट मैंने लिखा है आपको, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हमें करना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट हम बनाते हैं। क्लियरली शो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच टाइप ऑफ टेंट एंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द ईयर। बना लेते हैं भाई, अभी बनाया तो था। ए पार्ट 2 में जो बनाया था ना फॉर्मेट, वही फॉर्मेट फॉलो होगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे यूनिट्स जो दिए हुए थे वो लिखे थे, अब जो यूनिट्स हमने निकाले वो लिखेंगे। पार्ट A2 में जो फॉर्मेट बनाया था वैसे ही फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं अभी मैं पार्ट डी में, बस सिंपल फर्क है यूनिट्स के अंदर। सो यहां पे हम पार्ट डी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी क्या बोला कि जब भी टोटल में बेटा बात हो तो एक कॉलम किसका बनेगा? टोटल का भी बनेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट डी, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। So we'll start with again contribution per unit. Contribution per unit तो वही रहेगा जो सबसे पहले शुरू में निकाला था। कितना था बताइए? Contribution per unit जो सबसे पहले पार्ट A1 में निकाला था 26, 48, 60, ठीक। अब हम यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिखेंगे, और ये यूनिट्स प्रोड्यूस कहां से मिलेंगे हमें?
यहाँ से जो भी आपने काम किया अपनी प्रोडक्शन समरी से उठाओगे। तो बीच के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 18,000। एक्सप्लोरर के कितने बन रहे हैं? 40,000। फैमिली के कितने बन रहे हैं? कितने? 24,000। ठीक, अब आप सिंपल क्या कर दें, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा। करें सबको मल्टीप्लाई, वही फॉर्मेट है, फर्क सिर्फ कितना है कि हमने यहाँ पे यूनिट्स अपने हिसाब से लिखे हैं। पहले जो यूनिट्स हमें दिए हुए थे हमने उस हिसाब से लिखा। हाँ, देखा जाए तो बिल्कुल चेंज सिर्फ बीच के ही हुए हैं। बताओ 26 into 18 468,000। इसका कितना है? इसका तो उतना ही बनेगा जो पहले था। कितना था? 920। ठीक, और ये 44, एक और 4 है। अच्छा, 4 बार 0 है। अब इन सब को कर लो प्लस, आपके पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से लेस कर देना फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 35,100,000। बताए भाई इन तीनों का टोटल। थ्री एट टू एट, इसमें से ये माइनस कर लो 328,000। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन ऐसे आता। सारे स्टेप्स कवर हो गए हमारे, जितने भी स्टेप्स लिखवाए थे। इसने क्या किया, आपसे अलग अलग रिक्वायरमेंट में उन स्टेप्स को टेस्ट कर लिया। कभी कभार क्या करेगा, एक ही रिक्वायरमेंट देगा, डायरेक्ट इसमें ये पूछ लेगा कि भाई मुझे एक ऐसी स्टेटमेंट बना के दो जिसमें सारा प्रोडक्शन प्लान ये सब कुछ करके दो। करना तो सभी पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इतने अलग अलग रिक्वायरमेंट में करवाया हुआ है, कभी कभार एक ही रिक्वायरमेंट में करवा लेगा। ये जो स्टेप्स लिखवाए हैं ये करने पड़ेंगे, ये स्टेप्स आप करेंगे फॉलो और आंसर आपके साथ। चलेंगे, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, वो अभी मैंने नहीं करा है, तो ये स्टार्ट है, वहां पे तुम लोग का वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलेंगे, ओके।